जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं क्या मोहम्मद बिन तुगलक। आज हम देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के किस प्रकार का शासक था, वह भारत में किस प्रकार से शासन करता था, उसकी शासन की व्यवस्था किस प्रकार की थी और भारत में उन्होंने किस प्रकार के कार्य किए हैं। तो चलिए देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका नाम था क्या, जौना खां। इसका एक और नाम क्या था, जौना खां भी नाम था। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और चलते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर चर्चा करने। तो सबसे पहले यहाँ से जो प्रश्न बनेगा वह बनेगा कि मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक, यानी किस ईस्वी से लेकर किस ईस्वी तक था। तो आपका उत्तर हो जाएगा 1325 से 1351 ईस्वी तक क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक का क्या था, कार्यकाल था। इसका दूसरा नाम जौना खां भी है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं क्या है। जौना खां ने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि धारण कर दिल्ली के तख्त पर बैठा। यानी जौना खां जो थे, यानी मोहम्मद बिन तुगलक से पहले उनका नाम क्या था, जौना खां उनके बचपन का नाम था। और उनके पिता ने ही अपने पुत्र का नाम जौना खां यानी गयासुद्दीन जो तुगलक थे, उन्होंने ही अपने पुत्र का नाम जौना खां रखवाया था। और जब गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु होती है, तो जब जौना खां गद्दी पर बैठता है, तो उस समय सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि धारण करता है कौन, जौना खां, और दिल्ली के तख्त पर आसीन होता है। आगे देखते हैं। और घोषणा की कि मेरे साम्राज्य का प्रत्येक वृद्ध व्यक्ति मेरे पिता तुल्य तथा प्रत्येक युवक मेरे भाई समान है। यहाँ से प्रश्न अक्सर से एग्जाम में बनते हैं कि ऐसा कौन सा शासक है जिसने कहा था कि प्रत्येक वृद्ध व्यक्ति मेरे पिता तुल्य तथा प्रत्येक युवक मेरे भाई समान है। तो आपका उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। आइए दोस्तों आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। आगे दिया है इसमें कि मध्यकालीन मध्यकालीन सुल्तानों में सबसे योग्य एवं शिक्षित था। इसको अपनी सनक भरी योजनाओं के कारण स्वप्नशील पागल तथा रक्त पिपासु कहा गया है। यानी कहा जाए तो जो मध्यकालीन इतिहास है, या कह सकते हैं मध्यकालीन जो राजा हुए थे, उनमें सबसे योग्य और शिक्षित की बात की जाए तो सबसे प्रथम स्थान पर आता है कौन, मोहम्मद बिन तुगलक का नाम आता है। यह क्या थे, ये पढ़े हुए थे, ऐसा नहीं कि अशिक्षित थे। जैसे अकबर एक अशिक्षित था, फिर भी काफ़ी इनसे योग्य शासक बना है, ऐसी बात नहीं। लेकिन अगर पढ़ने लिखने के हिसाब से अगर बात की जाए तो मध्यकालीन जो भी इतिहास में सबसे महान शासक था, यानी कह सकते हैं पढ़ा लिखा, तो कह सकते हैं वह कौन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक था। तो वही कह रहा है यहाँ, मध्यकालीन सुल्तानों में सबसे योग्य एवं शिक्षित कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक था। इसको अपनी सनक भरी योजनाओं के कारण, ये इसका कहने का मतलब ये है कि इसके क्या होता था, जब कोई निर्णय लेता है तो अचानक लेता था, किसी को ज़्यादा बताता नहीं था और सनक जाता था। इसका देखिए जैसे होता नहीं, किसी का ब्रेन सनक जाता है तो उल्टा काम कर जाता है। तो ये कर इसका माइंड डिस्टर्ब होता तो ये तुरंत क्या करता था, अपनी राजधानी वगैरह को चेंज कर लेता था, कहीं पर आक्रमण कर देता था। तो इस प्रकार से के कारण से इसको सनक भरी योजनाओं के कारण इसको क्या कहा गया है, स्वप्नशील पागल तथा रक्त पिपासु। क्योंकि ये क्या करता था, मार काट भी, रक्त पिपासु का मतलब है ये क्या करता था, इस तरह का काम करता था। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे दिया है क्या, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विकास हेतु अमीर ए कोही नामक एक नए विभाग, यहाँ नवीन लिखा है, यहाँ पर होना चाहिए नए विभाग की स्थापना की। इसके काल में इब्न बतूता नामक 1337 ईस्वी में अफ्रीकी यात्री से भारत आया। मतलब यहाँ से अगर पहला प्रश्न पूछता है तो पूछता है कि कृषि विकास हेतु अमीर ए कोई किस शासक ने क्या किया था, नए विभाग की स्थापना, यानी इस विभाग की स्थापना की थी। तो आपका उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। या दूसरी तरफ से यह प्रश्न बन सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विभाग की कृषि विकास हेतु के लिए कौन सा जो है विभाग की स्थापना की थी। तो आपका उत्तर हो जाएगा अमीर ए कोही। अमीर ए कोही किसके लिए किया गया था, तो कृषि विकास, यानी कृषि क्षेत्र में क्या हो, जिससे विकास हो, उसके लिए क्या स्थापना किया थी, एक विभाग स्थापना की गई थी। किसके समय, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, जिसका नाम था अमीर ए कोही। अब आइए यहाँ से दूसरा जो प्रश्न बनेगा कि इसके काल में इब्न बतूता जो था वह क्या आया था, इसके शासन काल में ही आया था। तो प्रश्न यहाँ से ये बनेगा कि इब्न बतूता किसके शासन काल में आया था। तो आपका उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। और किस ईस्वी में आया था, यानी किस सन में आया था। तो आपका उत्तर हो जाएगा 1337 ईस्वी में आया था। और यहाँ से अगला प्रश्न बन जाएगा कि इब्न बतूता जो आया था भारत, वह किस देश का था या किस देश का निवासी था। तो आपका उत्तर हो जाएगा अफ्रीकी। अब आइए आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है तुगलक ने इसे अपना दूध बनाकर चीन भेजा। किसको, चीन बनाकर, दूध बनाकर चीन भेजा। इब्न बतूता को क्या किया, अपना एक क्या किया, दूध बनाया और उसे कहाँ भेज दिया, चीन भेज दिया।
इसने इब्न बतूता को दिल्ली का मुख्य काजी भी बनाया। यानी क्या किया, पहले वहाँ चीन भेजा इसको क्या दूध बनाकर, फिर जब वहाँ से रिटर्न आया तो इसको क्या बना दिया, दिल्ली का मुख्य काजी बना दिया। अब आइए दोस्तों आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, यहाँ पर आगे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में दिया गया है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाने वाला पहला सुल्तान जो कौन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक था। यानी एक प्रसिद्ध संत जो थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जिनका नाम था, उनकी दरगाह पर जाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक था। तो यहाँ से अक्सर से प्रश्न पूछा जाएगा कि शेख मुइजुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाने वाला प्रथम शासक कौन है, तो आपका हो जाएगा, या प्रथम सुल्तान कौन है, तो आपका उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। इसने अपने राजकीय सेवाओं में योग्यता को आधार बनाया कुलीनता के सिद्धांत को समाप्त किया। इसका कहने का अर्थ क्या है, इसका कहने का अर्थ है कि इससे पहले जो भी क्या होते थे, राजा या शासक होते थे, वो क्या करते थे, अपने राज्य में क्या करते थे, योग्यता को आधार न बनाकर कुलीनता के आधार को बनाए रखते थे। जैसे क्या हुआ था कि कोई भी शासक होता था, वह अपने पुत्र या पुत्री को क्या बना देता था, राजा या सुल्तान पहले ही घोषित कर देता था अपने मृत्यु से पहले ही। जैसे क्या हुआ था कि इल्तुतमिश जब हुए थे तो अपने पुत्री को क्या बना दिए थे, मतलब घोषणा कर दिए थे कि मेरी मृत्यु के बाद क्या होंगी, मेरी पुत्री ही क्या बनेगी, इसका शासक रहेंगी, यानी यहाँ का शासक सत्ता संभालेंगी। तो उन्होंने यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया कि ऐसा नहीं है कि कुलीनता यानी कुलीनता का सिद्धांत नहीं चलेगा, कुलीनता का सिद्धांत चल सकता है, लेकिन उसमें शिक्षा का होना अनिवार्य है। इनका कहने का अर्थ यही है कि जो शिक्षा ग्रहण करेगा उसी का सबसे पहले स्थान रहेगा। ठीक। और पहले के शासक क्या करते थे, अपने बच्चों को क्या कर देते थे कि हाँ सत्ता संभालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सब हमारे बच्चे ही, हमारे खानदान के ही करेंगे। ऐसा मोहम्मद बिन तुगलक नहीं किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा कि अब से जो भी होगा वो शिक्षा को आधार बनाया जाएगा, जिसके पास शिक्षा होगी उसको अच्छे अच्छे पद मिलेंगे, वही आगे बढ़ेगा। तो इसका कहने का मतलब यही है। आगे आगे देखते हैं दोस्तों। आगे दिया है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर दौलताबाद स्थानांतरित की। तो इसने क्या किया था, यहाँ से प्रश्न अक्सर से बन जाएगा कि कौन सा ऐसा शासक है जो राजधानी जो है दिल्ली से राजधानी हटाकर कहाँ पर स्थानांतरित किया, दौलताबाद। तो आपका उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। और दौलताबाद है कहाँ, आपके महाराष्ट्र में है। ठीक। इसके पीछे उसका मुख्य उद्देश्य था मंगोलों की आक्रमण से क्या करना, रक्षा करना, यानी बचाव करना। कहीं ना कहीं उस समय क्या करते थे, मंगोल आक्रमण करते थे। आपने सुना होगा इस समय कि गयासुद्दीन तुगलक जो थे वो 29 बार आक्रमण से जब मंगोल आक्रमण किए थे 29 बार, तो 29 बार क्या किए थे, गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया था, मंगोलों के आक्रमण से बचाया था। और ये क्या करते थे, ये बचा नहीं पाते थे अपने देश, या कह सकते हैं भारत की कंट्री को, ये क्या करते थे उस समय बचाए, क्योंकि भारत का उस समय बहुत बड़ा क्षेत्र हुआ करता था। तो इसलिए वो कंट्रोल नहीं कर पाते थे और मंगोलों के आक्रमण से ये रक्षा नहीं कर पाते थे। इसलिए क्या किए कि उत्तर साइड का छोर के दक्षिणी छोर में ये क्या किए, अपना विस्तार करना चालू कर दिए थे। इसलिए क्या किए थे कि दिल्ली छोड़कर इसने कहा कि यानी राजधानी स्थानांतरित कर ली थी दौलताबाद, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। दिल्ली में मुस्लिम का राज्य का विस्तार दक्षिण में मुस्लिम राज्य का क्या किया, विस्तार किया, लेकिन उसके अधिकारियों ने क्या किया, उसका साथ नहीं दिया, जिस कारण से यह योजना उसकी क्या रही, असफल रही। कहने का मतलब वो चाहता तो था कि मेरा देश खुशहाल रहे, सही रहे, संपत्ति रहे, सब कुछ रहे, सब कुछ संपन्न रहे, विकास भी हो। इस वजह से कहीं ना कहीं वो राजधानी को ट्रांसफ़र करता था, ताकि क्या हो, मंगोलों के आक्रमण से रक्षा भी कर सकें और हमारी हानि भी ना हो। इस वजह से क्या होगा, और जाहिर सी बात है कि जिस देश में मारपीट या उलझन इस प्रकार से नहीं होगा, कह सकते हैं कि कोई विवाद नहीं होगा और शांति के माहौल पर रहेगा, वह देश कहीं न कहीं विकास होने ही वाला है। ठीक? तो उसी के कारण ये क्या करता था, अपनी राजधानी को स्थानांतरित करता था, और उसके स्थानांतरित तो करता था, लेकिन उसके मेन अधिकारी जो होते थे वो क्या करते थे, उनका साथ नहीं देते थे। इस कारण से उनकी योजनाएँ जितनी भी ली जाती थी वह क्या होती थी, असफल हो जाती थी। आइए दोस्तों आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है उसकी दूसरी प्रमुख योजना जो थी वह प्रतीक मुद्रा के रूप में जो है चांदी के सिक्के टका के स्थान पर पीतल या तांबे के सिक्के चलाए। यानी उन्होंने क्या किया, मुद्रा को क्या किया, चेंज कर दिया। चांदी के सिक्के जो है वो टका के स्थान पर पीतल या तांबे के सिक्के चलवा दिए उसने। क्या किया, इससे क्या हुआ, लोगों के घर में क्या हुआ,
चांदी घर में चली गई और बाजार में सिर्फ का आ गया, तांबा तथा पीतल आ गया। ठीक, उसने क्या किया था, चांदी के स्थान पर क्या किया, तांबा और पीतल का चला दिया। तो लोगों ने क्या किया, चांदी को अपने घर में रख लिया और क्या किया, पीतल और तांबा मार्केट में आ गया। अब आइए दोस्तों आगे देखते हैं क्या है। इसकी तीसरी प्रमुख योजना खुरासान अभियान, जो ईरान के आसपास में, वहाँ पर इसकी अभियान चलती है और उसमें क्या होता है कि वह अभियान भी जो है सफल नहीं होता है और वहाँ से ये लोग रिटर्न आते हैं, वापस आते हैं। परंतु मध्य एशिया में राजनीतिक परिवर्तन के कारण उसकी यह योजना भी क्या हुआ, असफल रही। कहने का मतलब जो खुरासान अभियान भी किया गया वह भी क्या हुई, इसकी असफल रही। किसके कारण असफल रही होगी, वहाँ पे मध्य एशिया में राजनीतिक परिवर्तन होने के कारण इसकी योजना क्या थी, असफल रही। उसकी जो चौथी योजना क्या थी, वह चौथी योजना थी कराचिल अभियान। और पांचवी जो योजना है वह क्या थी, इसकी कर वृद्धि। यानी यहाँ से जो एग्जाम में प्रश्न बनेगा, ये प्रश्न यहीं से यह बनेगा कि उसकी प्रथम योजना क्या थी, उसकी द्वितीय योजना क्या थी, उसकी तृतीय योजना क्या थी, उसकी चौथी योजना क्या थी, उसकी पांचवी योजना क्या थी। तो उसका प्रथम जो योजना थी वह क्या थी, दिल्ली से क्या किया था, दिल्ली से क्या किया था, दौलताबाद, दौलताबाद क्या किया था, दौलताबाद क्या किया था, राजधानी स्थानांतरित किया था। और दूसरा जो क्या था वो क्या किया था, मुद्रा को क्या किया था इसने, चेंज किया था। दूसरा क्या किया था इसने, मुद्रा को क्या किया था, चेंज किया था। और जो तीसरा किया था वह खुरासान अभियान थी और जो चौथा किया था वह कराचिल। और पांचवी जो है वह कर वृद्धि। कहीं ना कहीं एग्जाम में यहीं से प्रश्न बनता है। अब आइए दोस्तों आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने क्या किया था, विजयनगर साम्राज्य क्या की थी, स्थापना की थी। किस ईस्वी में, 1336 ईस्वी में। कौन कौन से, हरिहर एवं बुक्का नामक दो व्यक्ति ने क्या किया था, विजयनगर साम्राज्य की क्या की, स्थापना की। और 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन शाह ने महाराष्ट्र में बहमनी राष्ट्र की क्या की, स्थापना की। यहाँ से यह प्रश्न पूछेगा कि हरिहर और बुक्का ने किस साम्राज्य की स्थापना की, तो अपना उत्तर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की थी, तो आपका उत्तर हो जाएगा 1336 ईस्वी में। ठीक, अब आइए दोस्तों आगे देखते हैं आगे क्या दिया। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु जो है 20 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोडाल में हो गई थी। तो यहाँ से प्रश्न ये बनेगा कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हो गई, तो आपका उत्तर हो जाएगा 20 मार्च 1351 ईस्वी को क्या हो गई थी, उसकी मृत्यु हो गई थी। इसकी मौत पर बदायूंने ने कहा, इसकी मौत पर बदायूंने ने क्या कहा, आइए देखते हैं। इसकी मौत पर बदायूंने ने कहा कि सुल्तान को उसकी प्रजा से तथा प्रजा को उसकी सुल्तान से क्या हुई, मुक्ति मिली। इसका कहने का अर्थ क्या है, उस समय जनता उब गई थी जब यहाँ से ये ट्रांसफ़र कर रही थी, जैसे राजधानी को ट्रांसफ़र की, पूंजी को ट्रांसफ़र की, मतलब पूंजी परिवर्तन किया, क्या किया था, अपना चांदी का दर पर पीतल और तांबे का सिक्का चलवा दिया था। इस वजह से जनता क्या थी, डिस्टर्ब थी। और क्या किया था, जो भी अभियान चलाते थे उसमें क्या होते थे, विफल हो जाते थे। उसमें भी क्या कर दिया, अंत में पांचवी जो कर लगा दी थी वो कर वृद्धि भी लगा दी। इसलिए इस समय प्रजा बहुत क्या हो गई थी, उब गई थी, यानी दुखी हो गई थी। इस वजह से बदायूंनी उसकी मौत कहते हैं, सुल्तान को उसकी प्रजा से तथा प्रजा को उसकी सुल्तान से क्या हुई, मुक्ति हुई। आगे क्या दिया है, इब्न बतूता ने रहला नामक पुस्तक लिखी है। यहाँ से प्रश्न बनता है कि इब्न बतूता ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो आपका उत्तर हो जाएगा रहला नामक पुस्तक लिखी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।